तो स्वागत करते हैं आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम बी ओरिजिनल है। यहाँ पे मैं बोर्ड की प्रिपरेशन करवाता हूँ। आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया है पीरियोडिक टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैंने क्या सोचा ना कि ऐसा कुछ बनाओ कॉम्बिनेशन करके कि इसमें एनसीईआरटी भी पूरी कवर हो, आपको नोट्स भी वहाँ पे मिल जाए, मतलब सबका कॉम्बिनेशन करके मैं एक लेक्चर यहाँ पे शूट करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखो, पहली बात तो मैं यहाँ पे जो नोट्स पढ़ाऊँगा मैं भी आपको दिखा देता हूँ। इस नोट्स का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे कि जो स्टडी के चक्कर में नोट्स नहीं बना पा रहे होंगे। तो भाई यहाँ पे आइए, आपका स्वागत है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, जो कि मोर देन सफिशिएंट है, आप वहाँ से आके लिख सकते हैं। और जो बात रही कॉन्सेप्ट की, तो एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा। अगर छूटता है तो आपके पास ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स है, लाइक डिसलाइक का ऑप्शन है, उसका यूज करके आप हमें बता सकते हैं कि हाँ भैया आपने ये छोड़ा। तो प्रयास करूँगा कि मैं कुछ ना छोड़ूं, लेकिन अगर छूट जाता है तो आप कमेंट में बता दोगे तो मैं ज़रूर उसके बारे में सोचूंगा, ज़रूर उसको करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, यह रहा चैप्टर का नाम आपके। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है भाई, सबसे पहले क्लासिफिकेशन से स्टार्ट होती है। एनसीईआरटी अगर आपके पास है, देखिए मेरी एनसीईआरटी मेरे पास है, आपकी एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो खोल के कम से कम ट्रेंड देखते चलिए कि कैसे कैसे है। तो सबसे पहले हमको एनसीईआरटी में हेडिंग दी है ना, व्हाई डू वी नीड क्लासीफाई एलिमेंट, कि हमें एलिमेंट को क्लासीफाई करना ही क्यों पड़ा भाई, क्यों करना पड़ा। तो इसको आप एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए कि हमें एलिमेंट को क्लासीफाई क्यों करना पड़ा। तो हमारा जो एग्जाम्पल है ना सामने, देखो ऐसे सोचो, हम अभी इस रूम की ही बात करते हैं। तो मेरे रूम में जैसे मान लो कि पहले क्या हुआ करता था, एक फिजिक्स की बुक थी, एक केमिस्ट्री की बुक थी, एक बायो की बुक थी, 3 बुक थी। उस तीनों बुक को मुझे पता था, उसको मैं आराम से उसको पढ़ सकता था, स्टडी कर सकता था। लेकिन अभी सोचो एक बार कि बायो की 10 बुक आ जाए मेरे इसी रूम में, जो कि अलग अलग हैं, ठीक। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसके अलावा 4-5 और मान लो, मतलब जितने बहुत ज़्यादा, पहले 3 बुक थी तो मैं आराम से पढ़ ले रहा था उसको, आराम से उसके बारे में जान ले रहा था। लेकिन अगर मैं इसी में मान लो कि 100 से ज़्यादा बुक आ जाएँ तो मैं कैसे करूँगा भाई, ठीक है ना। तब तो मुझे दिक्कत होगी ना उसको करने के लिए। तो सोचो सेम यही हुआ यहाँ पर भी। जब अभी एलिमेंट को खोजना स्टार्ट ही हो रहा था तो नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत कम थे, ठीक है ना, 15, 16, 17, 18 कुछ इस प्रकार के एलिमेंट थे। जैसे देखो एनसीईआरटी में एक डाटा भी इन्होंने लिखा है, एनसीईआरटी एक डाटा मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने लिखा है कि 1800 में बस 31 एलिमेंट खोजे गए थे, ठीक है ना। 1800 में बस 31 एलिमेंट खोजे गए थे। तो एक बार सोचो, 31 एलिमेंट है भाई, एक प्रकार से बहुत कम है। तो साइंटिस्ट लोग इसको तो आराम से स्टडी कर ले रहे थे। लेकिन जैसे देखा इन्होंने 1865 में नंबर ऑफ एलिमेंट भाई ऑलमोस्ट डबल हो गए। तो होने लगी प्रॉब्लम कि जब 2, 3, 10, 15 थे तब तो हम आसानी से इसको स्टडी कर रहे थे, लेकिन एलिमेंट बढ़ते ही जा रहे हैं भाई, तो इतना आसान नहीं था उसको स्टडी करना। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा, उसके बाद इन लोगों के माइंड में आया कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्लासिफिकेशन करना चाहिए। अच्छा, क्लासिफिकेशन में पता है आपको क्या करते हैं, एक अरेंजमेंट तैयार किया जाता है, जिस अरेंजमेंट में हमें अगर मान लो तैयार हो गया तो उसकी बाद से हमें उसकी स्टडी करना बहुत ईजी हो जाएगा। आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे आपको क्लियर होगा। लेकिन क्लासिफिकेशन का मतलब आप यही समझिए कि ईजी टू स्टडी, स्टडी करने के लिए आसानी हो जाए, इसलिए किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं। बस आप केमिस्ट्री में मत समझो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कहीं पर भी क्लासिफिकेशन वर्ड आता है ना, तो उसका मतलब यही होता है कि हमें उसको स्टडी करना है और आसानी से स्टडी करना है, इसलिए हम क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो, हो गया हमारे चैप्टर का नाम। पहली हेडिंग एनसीईआरटी की है, व्हाई डू वी नीड क्लासीफाई एलिमेंट, तो हमने बता दिया क्योंकि हमें स्टडी करने के लिए आसानी हो। तो एनसीईआरटी में एक और डाटा लिखा है, 1800 में 31 एलिमेंट खोजे गए थे, 1865 में 63 एलिमेंट खोजे गए थे, एट प्रेजेंट टाइप 114 एलिमेंट हैं। यह तो रहा हमारा इंट्रोडक्शन, मैंने आपको डन करवा दिया। अब आते हैं, देखो यहाँ पे अब हमें रिकॉल करना है, क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे, क्या क्या रिवाइज करना है। अगर नहीं पढ़े मैं समझाऊंगा पूरा भैया, समझाऊंगा पूरा क्या क्या यहाँ पे रिकॉल करना है। सबसे पहले देखो आए थे साइंटिस्ट, ठीक ना, एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ ट्रायड दिया था। क्या दिया था, लॉ ऑफ ट्रायड। अब भाई नाम में ही पता नहीं क्या लॉ ऑफ ट्रायड का, जब समझ आ जाएगा टेंशन मत लेना। ट्रायड से मतलब ये तो समझ आ रहा है ना, कुछ 3 चीज़ का कुछ कॉम्बिनेशन होगा, इतना समझ आ रहा है ना कि ट्रायड का मतलब कुछ 3 चीज़ होगा, उसका कॉम्बिनेशन होगा। जैसे देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ, एक पेज यहाँ पे लेते हैं एक्स्ट्रा, जहाँ पे आपको समझाता हूँ कि मैं मानता हूँ कि एक एलिमेंट x रहा होगा, एक एलिमेंट क्या रहा होगा, y। 2 एलिमेंट हम मान रहा हूँ, x को और y को। समझा कह रहा हूँ, हेडिंग पे लगा देता हूँ ताकि आप इतना समझ जाओ। समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे लॉ ऑफ ट्रायड,
लॉ ऑफ ट्रायड। ठीक, तो इसमें देखो कि एक x एलिमेंट था, एक y एलिमेंट था। तो इसमें पता क्या बताया गया कि अगर x का कुछ एटॉमिक नंबर है, मानता हूँ कितना, x का मानता हूँ एटॉमिक नंबर 20, y का एटॉमिक नंबर है मानता हूँ 40। x का एटॉमिक नंबर मैंने 20 माना, y का एटॉमिक नंबर हमने क्या माना, 40 माना। तो हमें यहाँ पे बीच में एक और कुछ कोई एलिमेंट होगा, मैं मानता रहा हूँ यहाँ पे W मान लो, ठीक है, बीच में एक और एलिमेंट W। तो इसका अगर एवरेज ले लेना हम, जैसे 20 प्लस 40 में अगर 2 से भाग देंगे तो मतलब हमने क्या कर लिया, इसका एवरेज ले लिया। जैसे इसके एवरेज लेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, जल्दी बताओ, 40 20 60 अपान में 2 यानी कि 30 आ गया। तो यह बीच वाला जो एलिमेंट है ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 30 है। यह बताता है हमको लॉ ऑफ ट्रायड। ठीक, लॉ ऑफ ट्रायड क्या बताता है कि अगर हमारे पहले और तीसरे तीन का हमें एक ग्रुप बनाना है, तीन का एक हमें क्या बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाना है, जिसमें पहला एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट का अगर हम एवरेज वैल्यू निकालें तो वह बीच वाली की एवरेज वैल्यू मिलती है। बस सिंपल सा लॉ ऑफ ट्रायड खत्म, कुछ नहीं बचा। सिंपल यही है कि अगर पहले वाले का और तीसरे वाले की हम एटॉमिक नंबर का अगर हम रेशियो एवरेज वैल्यू निकाल दें तो वह हमारा बीच वाली वैल्यू आती है। आई होप कि यहाँ तक भाई हमने क्लियर करवा दिया आपको क्या, लॉ ऑफ ट्रायड। अब देखिए हम पीछे आते हैं और देखते हैं कि लॉ ऑफ ट्रायड में इन्होंने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रायड एलिमेंट और प्लेस्ड इन अ ग्रुप ऑफ थ्री के ग्रुप में होंगे एंड दे वर कॉल्ड ट्रायड्स। दीज वर प्लेस्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। मैंने क्या बोला था, एटॉमिक नंबर बोला था क्या, अगर मैंने एटॉमिक नंबर बोला था तो भाई वहाँ पे एटॉमिक मास कर लेना, सॉरी, ठीक है ना। लेकिन जो मैंने समझाया सेम वही है, कुछ वहाँ पे गड़बड़ नहीं हुआ है। अब देखो अगले साइंटिस्ट आए थे हमारे न्यूलैंड्स, ठीक है ना, जिन्होंने क्या दिया था, ऑक्टेव लॉ दिया था। न्यूलैंड से कौन सा लॉ दिया था, ऑक्टेव लॉ। बहुत ईजी है समझना। कभी ना कभी ये सुना होगा कि जो संगीत होती है, जो म्यूजिक होती है, उसमें 7 स्वर होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं, वो होता है सा, रे, ठीक, गा, मा, पा, धा, नी, फिर लास्ट में यहाँ पे शुरू होता है सा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाले के जस्ट बाद फिर पहला शुरू हो जाता है। सेम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे उतार दिया गया। क्या बोला गया कि अगर मान लो हमने 7 का इस प्रकार से कोई कॉम्बिनेशन लिया 7 का, तो 7 के बाद 8वां जो आएगा ना वो पहले वाली सिमिलरिटी रखेगा। यही बताया गया कि जो यहाँ पे 7 के बाद जो 8वां एलिमेंट हमारा जो यहाँ पे होगा वो पहले एलिमेंट से क्या रखेगा, सिमिलरिटी रखेगा। देखो मैं पढ़ता हूँ, आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। लिखा है कि द एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया गया एंड इट वाज नोटेड दे एवरी 8th एलिमेंट, ठीक है ना, एवरी 8th एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। प्रत्येक 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी ना वो पहले से सिमिलरिटी रखेगी। यह किसने बोला था, ऑक्टेट लॉ ने। देने वाले साइंटिस्ट का नाम था न्यूलैंड। क्लियर, दोनों हमने क्लियर करवा दिया एकदम आसानी से, एकदम मक्खन जैसे चलेगा अगर आप ध्यान दोगे। अगर आप यह देखोगे कि भाई अभी नया चैनल है, सब्सक्राइबर कम है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं इस बात को कोई मतलब वो नहीं, मेरा प्रिपरेशन कर रहे हैं, करवा रहे हैं। अगर आपको पसंद आता है तो करिए और जज करने का प्रयास बिल्कुल ना करिए, ठीक है ना। चलिए अब बात कर रहे हैं, नीचे देखो यहाँ पे लिखा गया है कि द रिलेशनशिप वाज जस्ट लाइक एवरी एट्थ नोट दैट रिजेंबल द फर्स्ट इन द ऑक्टेव ऑफ द म्यूजिक के लिए जो मैंने बोला था वह बात लिखा है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव सीम टू बी द ट्रू एलिमेंट्स ओनली अप टू कैल्शियम। देखो यह क्या है ना, लिमिटेशन है। जो लास्ट वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है यह क्या है, लिमिटेशन। किस चीज़ की लिमिटेशन है भैया, लिमिटेशन है इस चीज़ की है ना कि बस कैल्शियम तक ही वैलिड था। ऐसा नहीं कि पूरा जहाँ तक मर्जी वहाँ तक जाओ। ये जो हमारा लॉ ऑफ ऑक्टेव है कहाँ तक, अप टू कैल्शियम तक ही क्या है, वैलिड है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा भाई। आते हैं, देखिए यहाँ पे हमने यह समझ लिया, ऑक्टेव भी हमने समझा दिया, दूसरा लॉ ऑफ ऑक्टेव समझा दिया। क्या समझाया हमने कि एवरी 8th क्या होता है, हमने एवरी 8th एलिमेंट जो हमारा होगा उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। किससे सिमिलर होगी, उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी फर्स्ट एलिमेंट से। यह हो गया हमारा क्या, ऑक्टेट लॉ। इजी है ना। कौन दिया था ऑक्टेट लॉ, न्यूलैंड ने दिया था। अब देखिए यहाँ पे यह जो ट्रायड वाला लॉ है ना, किसने दिया था, डोबर्नियर ने दिया था। लॉ ऑफ ट्रायड ना, साइंटिस्ट का नाम था डोबर्नियर, इसलिए इसको हम बोलते हैं डोबर्नियर ट्रायड।
जैसे यहाँ पे ये ले रहे हैं, देखो लिथियम, ठीक, सोडियम, पोटेशियम, तीन का इन्होंने एक ग्रुप बनाया, ठीक है ना, तीन का इन्होंने क्या किया है, एक ग्रुप बनाया है। अब बताओ लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ठीक है ना, कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, ठीक। पोटेशियम बताओ कितना होता है, पोटेशियम बताओ कितना होता है, पोटेशियम होता है हमारा सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, पोटेशियम कैल्शियम, इसका होता है आपका 19, कितना होता है इसका 19। हमें इसका पता करना है। तो भाई आप क्या करो, मैंने क्या बताया था रूल, कि पहले और इस थर्ड वाले का एवरेज निकाल लो, 3 + 90 कितना हो गया हमारा, 19 20 21 22, कितना हो गया आपका 22। अगर इसमें 22 में अगर हम भाग दे देंगे, कितने एवरेज निकालें, 2 से भाग देते हैं, कितना आ गया 11, तो 11 होता है आपका सोडियम का एटॉमिक नंबर। क्लियर है क्या, क्लियर होगा भाई। अब इन इन सब का आप निकाल लेना। यह जो है आपका बस कैल्शियम तक ही, ये वाला नहीं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है यह क्या है भाई, यह क्या, इसको कैसे बताया था, जैसे सा रे गा मा पा धा नी। अब जो यहाँ पे सातवां एलिमेंट है, यहाँ मतलब जो आएगा यहाँ पे जो आता होगा, ठीक है ना, ये वाला एलिमेंट जिसको आपको यहाँ पे लिख दिए, मतलब कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन क्लोरीन ये क्या करेंगे, आपस में सिमिलरिटी रखेंगे। अच्छा एक बात ये क्लियर नहीं समझ, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा कि भैया हम ये मतलब इसको पढ़ते जा रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है। देखो उस टाइम पे लोगों को जैसी समझ थी ना, बहुत अधिक थी वो, मतलब इन्होंने इतना बता दिया। आज हम नहीं पढ़ते हैं लॉ ऑफ ट्राइड्स, नहीं पढ़ते हैं न्यूलैंड्स का लॉ। आज हम जो पढ़ते हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसको किसने दिया था, मेंडलीफ ने दिया था, मॉडिफाई किसने किया था, मोजले ने किया था, जिसको आज हम पढ़ते हैं। लेकिन इसमें कोई वो नहीं है कि वह जो हम पढ़ रहे हैं ना वो हमेशा सही रहे। क्या पता आगे नंबर ऑफ एलिमेंट और बढ़े, नंबर ऑफ एलिमेंट और बढ़ेंगे तो वह क्या हो सकता है, वह भी खराब हो सकती है, नई पीरियोडिक टेबल आ सकती है। तो इन्होंने अपने टाइम के हिसाब से सही ही दिया था, लेकिन जैसे टाइम बीतता गया ना उसको गलत हो गया। तो यह भी आज हम नहीं पढ़ते हैं, मतलब गलत मानी गई है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव यह भी गलत है, उस टाइम पे सही थी, कुछ दिन तक चली, ठीक है ना। अब देखिए आते हैं अपने अगले स्लाइड पे, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। क्या स्टार्ट करेंगे, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, ध्यान से देखिए पूरी बात आपको समझ आएगी मेंडलीव का। तो अभी तो जितना हमने समझाया पूरा समझ आया ना, एक बार कहो तो एक बार मैं ओवर थ्रू दे दूँ क्या क्या हम पढ़े हैं अभी तक, चलो एक बार दिखा देते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था भाई, आ जाए नया पेज में ला रहा हूँ। सबसे पहले हम देखा क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ा, चैप्टर का नाम क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ा। तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको क्या बताया क्लासिफिकेशन के बारे में, एक मिनट। तो क्लासिफिकेशन के बारे में आपको क्या समझा है, यही कि ईज टू स्टडी, ठीक है ना, ईज टू स्टडी, इसलिए करना पड़ा क्लासिफिकेशन, ये हमने बता दिया। उसके बाद क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले कौन आए थे, डोबर्नियर आए थे, ठीक, डोबर्नियर, जिन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ ट्राइड, क्या दिया था, लॉ ऑफ ट्राइड। लॉ ऑफ ट्राइड में क्या हमने पढ़ा था कि फर्स्ट एलिमेंट जो होता है और थर्ड वाला, थर्ड एलिमेंट, इन दोनों की अगर हम एवरेज वैल्यू लेते हैं, एवरेज कैसे लिया जाता है, दो है ना, तो x + y/2 करेंगे तो एवरेज होगी। तो इसका जो वैल्यू आती थी यहाँ पे वह क्या होती थी, मिडिल वाली, बीच वाली की वैल्यू मिलती थी। सेकेंड नंबर पे हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ ऑक्टेव, किसने दिया था, साइंटिस्ट का नाम था न्यूलैंड, देने वाला साइंटिस्ट का नाम था न्यूलैंड्स। किस पे बेस्ड था, जो म्यूजिक के स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, यह होते म्यूजिक के स्वर। तो यह 1 नंबर है, यह 2 नंबर है, यह 3 नंबर है, यह 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर है, 8वां फिर हमारा सा स्टार्ट हो गया। तो इसमें इन्होंने क्या बताया था, यहाँ पे बोले थे कि पहला और 8वां जो होता है ना, यह क्या करता है, सेम प्रॉपर्टी रखता है, सेम प्रॉपर्टी रखता है। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि यह वाला वैलिड कहाँ तक है, वो वैलिड है आपका 20, मतलब कि कैल्शियम तक, 20 पे क्या क्या होता है आपका कैल्शियम, यहाँ तक वैलिड है। तो अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। अब देखिए आते हैं अपने अगली स्लाइड पे।
अगली स्लाइड पे हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि मेंडलीफ ने क्या क्या बताया था। मेंडलीफ ने यहाँ पे जो जो बताया था ना उसको बारे में देखते हैं। मेंडलीफ ने बोला था, मेंडलीफ लेफ्ट गैप अंडर द सिलिकॉन एंड द एल्यूमिनियम, दोज वर नोन एज ईका एल्यूमिनियम एंड ईका सिलिकॉन। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल गलत हो गई थी। सबसे पहले जब मेंडलीफ दिए थे तो उस टाइम इनका पीरियोडिक टेबल गलत हो गया था, लेकिन ऐसा ऐसा बात इन्होंने बता दिया था ना जी, जो कि लोग सोच नहीं सकते। जैसे मान लो इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया, अपना अरेंजमेंट तैयार किया, जितने एलिमेंट उस टाइम पे खोजे गए थे उतना एलिमेंट को तो अपने पीरियोडिक टेबल में इन्होंने सजा दिया, लेकिन जो एलिमेंट अभी नहीं खोजे गए हैं, जो आने वाले समय में खोजे जाएंगे ना, उनकी भी एग्जैक्ट प्रॉपर्टी को इन्होंने बता दिया। जैसे आगे देखते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। जैसे इन्होंने क्या किया ना, जैसे मान लो ग्रुप बनाया, सीधी वाली लाइन को ग्रुप बोलते हैं, इस वाली लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड बोलते हैं। तो जब इन्होंने अपना बना रहे थे ना यार, तो जैसे मान लो अरेंजमेंट किया इन्होंने, एनसीईआरटी में आपको दिखा देता हूँ, एनसीईआरटी पेज भी दिखा देता हूँ ताकि आप उसको खोजो। देखो पुरानी एनसीईआरटी से पेज नंबर 73 पे यह वाला आपको जो दिख रहा है ना ग्राफ, यह ग्राफ, ये इस पेज पे इसकी बात मैं कर रहा हूँ। एनसीईआरटी हो तो एनसीईआरटी खोलो, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। कि मतलब इन्होंने अपना क्या किया है, जीरो ग्रुप बनाया है, फर्स्ट ग्रुप बनाया है, सेकेंड, थर्ड, इस प्रकार से आपने ग्रुप बनाया है। जो एलिमेंट खोजे गए हैं उनकी तो बात ठीक है, लेकिन जो नहीं खोजे गए हैं ना उनका भी डिस्क्रिप्शन इन्होंने दे दिया है। जैसे मेंडलीफ ने क्या किया है, गैप को छोड़ दिया था, कहाँ पे, सिलिकॉन के नीचे, किसके नीचे, सिलिकॉन के नीचे छोड़ा था गैप, और कहाँ पे, एल्यूमिनियम के नीचे गैप छोड़ा था। जहाँ पे गैप छोड़ा था उस गैप का नाम इन्होंने दे दिया था। जो सिलिकॉन के नीचे वाला गैप था उसका नाम इन्होंने ईका सिलिकॉन दे दिया था, जो एल्यूमिनियम के नीचे गैप था उसका नाम इन्होंने ईका सिलिकॉन दे दिया था। बाद में जब ईका एल्यूमिनियम और ईका सिलिकॉन की जगह पे जब खोजा गया एलिमेंट, तो उसकी प्रॉपर्टी देखी गई, एकदम सिमिलर थी जो इन्होंने पहले ही बता दिया था। एलिमेंट कौन कौन थे मैं बता देता हूँ कि गैलियम था, ठीक है ना, जो ईका एल्यूमिनियम था, जहाँ पे उन्होंने जगह छोड़ के ईका एल्यूमिनियम नाम दिया था, वहाँ पे गैलियम नाम का एलिमेंट खोजा गया। और जहाँ पे ईका सिलिकॉन उन्होंने खोजा था ना, वहाँ पे जर्मेनियम नाम का एलिमेंट खोजा गया। तो इस पॉइंट को आप नोट करिए, ठीक है ना, इस पॉइंट को आप नोट करिए कि ईका एल्यूमिनियम और ईका सिलिकॉन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आप ध्यान से लिखिए क्या क्या, ईका एल्यूमिनियम और क्या था एक ईका सिलिकॉन, ईका सिलिकॉन। इनके नीचे इन्होंने क्या छोड़ा भाई, गैप। इसके नीचे इन्होंने गैप छोड़ा था, इसके नीचे इन्होंने गैप छोड़ा था, जो कि एलिमेंट उस टाइम पे खोजे नहीं गए थे। जब ये एलिमेंट खोजे गए तो ईका एल्यूमिनियम वाला एलिमेंट का क्या नाम था, जल्दी बताइए आप। ईका एल्यूमिनियम जो था उसका नाम, जहाँ पे ईका एल्यूमिनियम था वहाँ पे गैलियम मिला और यहाँ पे जर्मेनियम मिला, ठीक है ना। तो ईका एल्यूमिनियम के नीचे क्या मिला, गैलियम, और ईका सिलिकॉन के नीचे क्या मिला, जर्मेनियम। तो अब तो खोज लिया गया है, तो अब इसकी प्रॉपर्टी को स्टडी किया गया। इसकी प्रॉपर्टी जैसे इसकी बॉइलिंग पॉइंट हुआ, इसका मेल्टिंग पॉइंट हुआ, इसकी रेडियाई हुई, ठीक, इसकी डेंसिटी हुई, सब चीज़ को खोजा गया। तो वही पाया गया जब यह नहीं खोजे गए तो जो मेंडलीफ ने जो प्रेडिक्ट कर दिया था, मेंडलीफ ने जो प्रेडिक्ट कर दिया था, सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ पे पाई गई, ठीक है ना। बस आपको यह याद करना है कि ईका एल्यूमिनियम जहाँ पे रखे थे, जहाँ पे जगह छोड़े थे मेंडलीफ ने, वहाँ पे कौन सा एलिमेंट खोजा गया था, तो गैलियम था। ईका सिलिकॉन के जगह पे जर्मेनियम खोजा गया था। आज यहाँ तक क्लियर हमने समझा दिया आपको भैया, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। हाँ, ये बढ़िया चीज़ है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सी बात की जा रही है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, ठीक, एलिमेंट्स आर पीरियोडिकली फंक्शन देयर द एटॉमिक नंबर। आज हम जो पढ़ते हैं ना, आज हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो किस पे बेस्ड है, वह एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। लेकिन यह भैया जो थे मेंडलीफ जी ने, इन्होंने दिया था ना तो उस टाइम इन्होंने एटॉमिक मास के बेस पे अरेंजमेंट किया था। यही तो गलती थी इनकी, सब कुछ इन्होंने सही किया था लेकिन बस इन्होंने जो अरेंजमेंट किया था ना वो एटॉमिक मास के बेस पे किया था, तो कहीं कहीं एक्सेप्शन मिल गया। मतलब कि जैसे जैसे मास बढ़ रहा था वैसे वैसे एलिमेंट बढ़ रहे थे, लेकिन कहीं पे इनको ऐसा दिखा कि जिसका मास कम है वो बाद में आ रहा है जबकि वो आगे आना चाहिए, तो यह इनका क्या था, इन लिमिटेशन बन गई, मतलब ये इसका इनका ड्रॉबैक बन गया। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट है मोजले, जिन्होंने क्या किया, इसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करके
उसको सही करते हैं। इसको हम आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जानते हैं। तो इस बात को आप एकदम ध्यान दीजिएगा, मैं इसको हाईलाइट करूँगा। इस बात को आप एकदम ध्यान देंगे कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द लॉ एंड द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एलिमेंट एटॉमिक नंबर। मॉडर्न फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल वाज डिस्कवर्ड, किसने किया था? हेनरी मोजले ने, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना। किसने किया था? हेनरी मोजले, हेंस जिसको क्या बोलते हैं? हेनरीज पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है भैया। अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको सारी जो चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखा गया है, जो थोड़ा बहुत मतलब आपको बताना है आपके कॉन्सेप्ट के लिए, वह भी चीज़ें हम बता रहे हैं यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं आगे कि द पीरियोडिक लॉ रिवील करता है इंपॉर्टेंट एनालॉजी एमंग द 94 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट। देखो कि पीरियोडिक टेबल कुछ रिवील करता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जैसे कि 94 नंबर का जो एलिमेंट है जिसका नाम क्या है? नेपच्यूनियम एंड द प्लूटोनियम, ठीक है ना। यह क्या होते हैं ना, इसको आपको याद करना है। ये कैसे होते हैं? नेचुरली अकरिंग, मतलब नेचर में पाए जाते हैं। कौन? 94 वाला जो एलिमेंट है वह नेचर में पाया जाता है, जिसका नाम जो एलिमेंट क्या नाम है? नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम। लाइक एक्टीनियम एंड द प्रोटो एक्टीनियम आर आल्सो फाउंड इन पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड क्या है? एक ओर है। पिच ब्लेंड क्या है? एक ओर क्या होता है? कुछ इम्प्योरिटी मिल के बनी होती हैं। पिच क्या है? एक ओर है। और यह ओर है किसका? यूरेनियम का, मतलब कि इसके अंदर यूरेनियम की क्या होगी? इम्प्योरिटी होगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो इनका जो मेंडलीव का जो अरेंजमेंट था ना, इनका क्लासिफिकेशन का, उसमें जो हॉरिजेंटल रो थी, जो ऐसी वाली लाइन थी, उसको इन्होंने क्या बोला? उसको इन्होंने पीरियड बोला। और जो वर्टिकल लाइन थी जिसको इन्होंने क्या बोला? ग्रुप या तो फैमिली। वर्टिकल वाले को क्या बोला? ग्रुप या फैमिली। देखो यहाँ पे दिख भी रहा है, यहाँ पे देखिए कि यह ऐसी वाली लाइन जो दिख रही है वर्टिकल, इसको इन्होंने क्या बोला है? ग्रुप बोला है, ग्रुप। और जो लाइन ऐसे दिख रही है हॉरिजेंटल, इसका नाम इन्होंने क्या दिया है? पीरियड। क्लियर यहाँ तक? कुछ नहीं यहाँ तक ऐसा था ही नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा। अब देखिए डिवीजन ऑफ पीरियोडिक टेबल की डिवीजन की बात करते हैं कि द पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड 4 ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। पहले का नाम है क्या आपका? एस ब्लॉक। दूसरा आपका क्या है? पी ब्लॉक। तीसरा आपको क्या है? डी ब्लॉक, ठीक। लास्ट जो आप पढ़ेंगे वो क्या है आपका? एफ ब्लॉक, ठीक। अब देखिए एस ब्लॉक की बात करते हैं कि एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप हैं, ठीक है ना। 2 ग्रुप हैं। पहले ग्रुप का नाम क्या है? एल्कली मेटल, ठीक। यहाँ पे मैं बताता हूँ कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं। पहले वाले ग्रुप का जो नाम है उसमें क्या होता है? उसका नाम है एल्कली मेटल। क्या? एल्कली मेटल। दूसरा ग्रुप का नाम क्या है आपका? एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली अर्थ मेटल, आप इसको ध्यान दीजिएगा। मतलब इसका नाम एल्कली मेटल इसलिए है क्योंकि एक ऐसा होता है बेसिक इन नेचर होता है, इसलिए इसका नाम एल्कली है। यह जो होता है नीचे वाला सेकेंड ग्रुप वाला, यह भी नेचर में बेसिक ही होता है, लेकिन कहाँ पर पाया जाता है? अर्थ के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। कहाँ पाया जाता है? अर्थ के अंदर पाया जाता है। अब कोई पूछे आपसे क्वेश्चन कि एस ब्लॉक है, ठीक है, कैसे पता करेंगे कि ये एस ब्लॉक है? तो अगर आपको एस ब्लॉक को डिफाइन करना हो तो आप ऐसे करोगे कि हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो कि क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, लास्ट में पढ़ते हैं ना आप, बाउ लॉ, हुंड्स लॉ। तो वहाँ पे जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वहाँ से आइडिया होता है हमें इसका। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए, लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है। एग्जाम्पल से समझा रहे हैं आपको, एक एग्जाम्पल समझाएंगे, चारों समझ जाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं सिखाऊंगा। अगर नहीं आता है तो घबराना नहीं है, आपको कमेंट करके बताना है कि भैया आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक बार सिखा दो, तो मैं वो भी सिखा दूंगा। तो आप क्या करो, एक पेज में लेता हूँ जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता हूँ कि मतलब कैसे पता करो कि एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, ठीक है ना। एक बार यहाँ पे ध्यान से देखिए। जैसे सबसे पहले ऐसे होता है आपका एस ब्लॉक। ये आपको जो बना रहा हूँ ये है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप मैंने बताया आपको? एस ब्लॉक में ऐसे 2 ग्रुप होते हैं, ठीक। एस ब्लॉक में ऐसे 2 ग्रुप होते हैं। फिर यहाँ पे होता है आपका, यहाँ पे आपका होता है पी ब्लॉक।
पी ब्लॉक। मैं सब बताऊंगा कि ग्रुप कैसे आ गए, कितने कैसे 2 हो गए, कैसे 3 हो गए। यहाँ पे होता है आपका पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर आपके होते हैं 6 ग्रुप। ग्रुप नंबर 1, ठीक, ग्रुप नंबर आपका 2 हो गया, फिर ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6, यह हो गया आपका पी ब्लॉक में 6। बीच में होता है आपका डी ब्लॉक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस प्रकार से 10 लाइन होगी, समझ जाना। ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन होगी। नीचे होता है यहाँ पे एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में कितने होते हैं? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने होते हैं? 14 होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मैं एस ब्लॉक का एलिमेंट अभी आपको याद नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे देखो, यहाँ पे होता है हीलियम, लिथियम, सोडियम, ठीक, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। मैंने सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट को लिख दिया। यहाँ पे होता है सोडियम, मैग्नीशियम, नहीं, बेरिलियम, मैग्नीशियम। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैग्नीशियम की, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं किसका? मैग्नीशियम का। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम मैग्नीशियम 11 12 पे होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो ऐसा होता है कुछ 1s2 2s2 2p6 3s, कितना आएगा? 2 2 6 4 10 2 3s2। यह हो गया आपका क्या? मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसका? मैग्नीशियम का। अब देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है ना, लास्ट सेल के बारे में सोचना है। यह देखो, पहली सेल है, सेल नंबर फर्स्ट। ये आपको दिख रही है सेल नंबर, सॉरी, एक नंबर, एक मिनट। ये आ रही है आपकी सेल नंबर फर्स्ट। ये रहा आपका टू या क्या है आपका सेल नंबर सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड सेल। ये रहा सबसे आपका आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। देखो, आउटर मोस्ट सेल जो होती है ना, जो भी कांड किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन को जोड़ना, जो भी करना होगा, हम कहाँ करेंगे? आउटर मोस्ट सेल के अंदर ही करेंगे। क्यों करेंगे? इसका भी कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो कि यह रहा आपका न्यूक्लियस, यह न्यूक्लियस है। इस प्रकार से सेल होती हैं बाहर, इस प्रकार से सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4। तो इन सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। सेल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो वहाँ से निकालेंगे ना जहाँ पे उसका प्रभाव कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। जैसे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव और इसका इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्टिव नेचर का, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे बाहर वाले में लगने को, तो यहाँ पर भी लगेगा, लेकिन इन सब के कंपेरिजन में कम लगेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी दे के निकाल सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन दे के एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है ना? ऐसा किया जा सकता है। इसलिए आउटर मोस्ट की बात करेंगे। देखो, आउटर मोस्ट में यहाँ पे, आउटर मोस्ट में यह जो दिख रहा है ना, यहाँ से हम बहुत कुछ बता देंगे। सीधे यहाँ से उठा लो, कितना क्या है? 3s2। अब देखो, पूरा इसका हम पीएचडी करवा देंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि यह जो एलिमेंट हमने लिखा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किस ब्लॉक का है, तो बोलोगे आप मैग्नीशियम भैया जो है, यह लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में इंटर करता है, वही होता है क्या? उसका ब्लॉक। कहाँ पे इंटर किया? लास्ट वाला एस में। तो यह जो मैग्नीशियम है आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर वहीं पे मैं बात करूं कि भैया इसको आप फर्स्ट ग्रुप बोलते हो, इसको सेकंड ग्रुप बोलते हो, तो कैसे पता करें? अब देखो, लास्ट सब सेल में जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वह बताता है उसके नंबर ऑफ ग्रुप को। तो इस प्रकार देख लीजिए यहाँ से, अगर हमें करना है तो 3 जो यहाँ पे आगे नंबर लगा हुआ है, 3 जो लगा हुआ है, यह किसको बताता है भैया? 3 बताता है आपके नंबर ऑफ पीरियड को, किस पीरियड में है। एस बता रहा है आपको कि किस ब्लॉक का एलिमेंट है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कितने हैं, यह बता रहा है किस ग्रुप का है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ही सब बता सकते हैं, ब्लॉक, पीरियड, नंबर ऑफ ग्रुप, ठीक है ना? तो इस प्रकार आप पूरा एस पी डी तीनों आप समझ जाइए, ऐसे ही करेंगे। अगर कोई पूछे डी ब्लॉक कैसे, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में इंटर करता है। चलिए आगे आते हैं, आगे आपको पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट।
सेम वही चीज़ है कि पी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है कहाँ से होता है, बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक। ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक का क्या मतलब है, मैं एक बार पीरियोडिक टेबल ही आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ ताकि ये सब चीज़ें मुझे पढ़ाना नहीं पड़ेगा, सब वहीं पे समझ जाएंगे आप, ठीक है ना। एक पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा, सब चीज़ आप वहीं पे समझ जाएंगे। देखो यहाँ पे इसी में पूरा समझा देता हूँ SPD, उसके बाद आपको नोट्स में दूंगा, आप समझ जाना वहाँ से। देखो इस प्रकार के जो खड़ी खड़ी लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप। जो वर्टिकल ये वाली हॉरिजॉन्टल जो ऐसी लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पीरियड, ठीक। यह जो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, सबसे पहले आपको जो दिख रहा है यह आपका है S ब्लॉक, ठीक। यह जो आपको दिख रहा है यह आपका P ब्लॉक है। यह बीच में आपको जो दिख रहा है यह आपका D ब्लॉक है। नीचे आपको यह जो दिख रहा है यह आपका F ब्लॉक है। अब देखो S ब्लॉक जो हमारा, इसमें ग्रुप कहाँ कहाँ से, फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप है, ठीक। यह हो गया आपका क्या, P ब्लॉक की बात करें तो P ब्लॉक यहाँ शुरू होता है, कहाँ से, थर्ड ग्रुप। सेकेंड के बाद देखो थर्ड यहाँ पे आता है, थर्ड से लेके कहाँ तक, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, थर्ड से लेकर कहाँ तक, 8th ग्रुप तक। कौन होता है, यह P वे। अगर मैं सीधे अगर नंबरिंग NCERT में देखो, NCERT में सीधे सिंपल ऐसे नंबरिंग किए हैं। NCERT में इसको ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप हो गया, इसके बाद यह थर्ड ग्रुप, ठीक। यह 4, यह 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब यहाँ पे 13 ग्रुप पे आ गया, 13 से लेके कहाँ तक, 18 तक। तो NCERT में जो बोले हैं वो बोले हैं 13 से लेके 18 तक जो है वह क्या आपका P ब्लॉक है, ठीक है ना। 13 से लेकर 18 तक क्या है, P ब्लॉक है। तो सेम सिंपल हो गया, 13 से लेकर 18 तक P ब्लॉक हो गया। और ऐसी वाली सेम वही है, P ब्लॉक का किसी मेंबर के लोग की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो सब बता दोगे। उसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से आप क्या बताओ, उसका किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का है, ठीक, किस पीरियड का है, सब बता दोगे, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आते हैं जहाँ पे थे वहाँ पे। हाँ, तो आपका जो P ब्लॉक एलिमेंट है ना, सेम वही है, कहाँ से 13 से 18 तक होता है, जिसको एक और नाम से जानते हैं, क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, या तो मेन ग्रुप, सॉरी, टुगेदर विद द S ब्लॉक। देखो P ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्राइजेज दोज बिलोंगिंग टू ग्रुप, यहाँ से लेके यहाँ तक, दीज टुगेदर विद द S ब्लॉक एलिमेंट। 13 से 18 को मिला के अगर S ब्लॉक एलिमेंट के साथ दोनों को मिला देना तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या तो मेन ग्रुप एलिमेंट। क्या इन्होंने बोला कि 13 से 18 वाला, 13 से 18 वाले को हम S ब्लॉक के साथ मिला दें, S ब्लॉक के साथ मिला दें तो यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाता है। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका जो होता है, किसका, P ब्लॉक का, यह होता है NH2 NP 1 से लेके 6 तक। क्या होता है, NH2 NP 1 to 6। ऐसा क्यों किया हमने 1 2, देखो NS तो पूरा भरेगा ही, क्योंकि S स्टार्टिंग में यह था 2 लेके, तो S तो पूरा भरेगा तभी तो P में जाएंगे, तो S तो पूरा भर जाएगा। P में अगर 1 इलेक्ट्रॉन भरा तो वह क्या हो जाएगा, आपका P ब्लॉक का पहला वाला होगा, जैसे 13 हो गया। दूसरा भरोगे आप, दूसरा भरोगे तो 14 वाला आ गया, तीसरा भरोगे तो 15 वाला आ गया। आई होप समझ रहे होगे मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ ना। तो सीधे आपको याद करना है कि P ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP माइनस NP 1 से लेके 6 तक होता है, ठीक है ना। जितना मैंने बताया सब वही है, नोट्स पढ़ लीजिएगा, मैंने समझाने को समझा दिया है पूरा। अब देखिए आपको फिर यहाँ पे आते हैं अगले पे, D ब्लॉक भी मैंने समझा दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, D ब्लॉक एलिमेंट जो होता है हमारा कम्प्लीटली फिल्ड जो होता है तो उसको बोलते हैं हम D ब्लॉक एलिमेंट। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो होता है N-1, ठीक है ना। किसका, D ब्लॉक का सीधे याद करना आप, N-1, D 1 से लेके 10 तक, N जो होता है 1 से लेके 2 तक, यह याद करना है आपको, भूलिएगा मत। यह जो होते हैं पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कि आगे आपको पढ़ेंगे क्लास 12th में। एक चैप्टर होता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें आप कॉम्प्लेक्स बनते हैं, वहाँ पढ़ोगे आप। दे आर ऑफन रिफर टू एज ए ट्रांजिशन मेटल, दे आर प्लेस्ड बिटवीन द मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच में प्लेस किया जाता है। जैसे S ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट थे, S ब्लॉक के सारे कैसे हैं आपके, सारे आपके मेटल थे, बताया था मैंने, सारे आपको मेटल थे, नाम बताया था
एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, सारे क्या थे वहाँ पे मेटल थे। जैसे जैसे हम इधर जाते हैं, मतलब एस से पी की हो जाते हैं, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मतलब नॉन मेटल आते हैं। पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है ना, पी ब्लॉक में आपको मेटल, नॉन मेटल, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स सब देखने को मिलेंगे, मेटलॉइड्स सब देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी ऐसे जाने पे नॉन मेटल कैरेक्टर क्या होगा आपका, नॉन मेटल कैरेक्टर आपका बढ़ेगा। दे आर ऑफन रेफर टू द, बता दिया आपको मैं। अब देखिए आगे आते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है, ए ब्लॉक एलिमेंट, सेम वही है, एफ ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है जिसको हम ए ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको यह याद करना है, क्या है जनरल इलेक्ट्रॉनिक, इसका है NH2 N-1 डी, कहाँ से 0 से लेके 1 तक, और F में N-2, F जो है इनका 1 से लेके 14 तक भरेगा, ये 1 से 14 तक भरेगा, यहाँ पे 10 लिखा है गलत दिखा, ठीक है ना, 1 से 14 तक भरेगा। चलिए आगे आते हैं, समझाने वाली चीज़ें जो थी मैंने समझा दिया। अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। अब यहाँ पे मैं 3 चीज़ समझाऊंगा आपको, चैप्टर उतने में ही ख़त्म है। एक पेज लेता हूँ, वहीं पे तीनों समझा दूंगा सब। आगे जो आने वाले हैं बता देता हूँ आपको। देखिए आगे आपको 3 चीज़ पढ़ना है। एक तो पढ़ेंगे आप एटॉमिक रेडियाई, फिर पढ़ेंगे आप आयनिक पोटेंशियल, IP, आयनिक पोटेंशियल। एक पढ़ोगे आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक पढ़ोगे आप यहाँ पे, और लिखता हूँ क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। देखो आराम से मैं सबको आराम समझा दूंगा, पूरा आपको चीज़ें आ जाएंगी, क्लियर हो जाएगा, डरिएगा मत। देखो आयनिक रेडियाई की मैं बात करता हूँ, तो इसको मैं कैसे समझाता हूँ, देखना यहाँ पे ध्यान से। यह रहा आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर होती है नंबर ऑफ सेल, ठीक है ना, यह होती है आपकी नंबर ऑफ सेल। इसको बोलता हूँ मैं 1 नंबर की सेल, इसको बोलता हूँ मैं 2 नंबर की सेल, इसको बोलता हूँ मैं 3 नंबर की सेल, इसको बोलता हूँ मैं 4 नंबर की सेल, ठीक है ना। तो अब देखो पीरियोडिक टेबल के इस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। नीचे वाली लाइन को ऐसे जो होती है उसको क्या बोलते हैं, हम ग्रुप बोलते हैं। तो इस पीरियड और ग्रुप में ही हमें पढ़ना होता है ना, कि ऑर्डर पढ़ना होता है। साइज तो ठीक है, देखो न्यूक्लियस से सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन के बीच जो डिस्टेंस दिख रही, इसी को बोलते हैं हम क्या, रेडियाई, आयनिक रेडियाई। डिफिनेशन यही होती है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में है वहाँ से लेके न्यूक्लियस तक के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, हम रेडियाई बोलते हैं। रेडियाई ना भूलोगे, सिंपल है। अब देखो पता करना है हमें 2 चीज़, अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड में, तो साइज़ का ऑर्डर क्या होगा, साइज़ घटेगी बढ़ेगी, क्वेश्चन तो ये पूछे जाते हैं हमसे। देखो मैं सीधे बता देता हूँ, जिसको रटना है उनके लिए यह है, सीधे आप याद करो कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होती है, साइज डिक्रीज होती है। अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है ना, ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होती है, इंक्रीज करती है। रटने वाला सीधे रट लो, जिनको कॉन्सेप्ट समझना है कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ। अब देखो जैसे मैं पीरियड में यहाँ पे ऐसे करके एक लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं, देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। यह आपको जो दिख रहा है ना, यह एक पीरियड का मेंबर है, एक पीरियड का मेंबर है। अब सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यह होता है 3 पे, यह होता है 4 पे, यह होता है 5 पे, या 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा सीधा लिख, दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट। यहाँ पे करते, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जब इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसका क्या होगा, 1s2 2s1, ठीक है ना। इस यहाँ पे आते हैं 1s2 2s2, मतलब यहाँ पे देखना नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ेंगे, सेल क्या होंगी आपका सेम रहेगा, सब में नंबर ऑफ सेल क्या होंगी, सेम होगी। अगर सेल सेम है, सेल सेम, तो अब यहाँ पे आओ, जैसे मान लो यह सेल है, सेकेंड सेल आपकी सेम है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इस न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ने से क्या होता है, आपकी साइज धीरे धीरे क्या करती है, डिक्रीज। ठीक ना, साइज क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो साइज क्या करती है, डिक्रीज करती है। सेम अगर नीचे आएंगे तो भाई सेल ही बढ़ रही है, पहली सेल हो गई, दूसरा पीरियड आया तो दूसरी सेल हो गई, तीसरा पीरियड आया तीसरी सेल हो गई, तो नीचे आने पे क्या हो रही है, सेल ही बढ़ रही हैं। सेल बढ़ रहा है तो साइज क्या होगी, ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ये हो गया एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज या तो एटॉमिक रेडियस, दोनों सही सेम बात होती है। इसका कॉन्सेप्ट हो गया। एटॉमिक आयनिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो यह कुछ नहीं होता है भाई। यह देखो सिंपल, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर होगी सेल। सबसे आउटर मोस्ट सेल से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, सबसे आउटर मोस्ट सेल से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है ना, उसी का नाम क्या है, आयनिक पोटेंशियल। क्यों देनी पड़ रही एनर्जी, क्योंकि भाई जब यहाँ था तो स्टेबल था, तो इसको बाहर निकालना है तो थोड़ा सा इसको अनस्टेबल करना पड़ेगा। तो एनर्जी जो होती है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी के। अगर एनर्जी आप बढ़ाओगे तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो जैसे हमने इसको एनर्जी दिया ना, इसकी स्टेबिलिटी कम हुई, आराम से इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसी का उल्टा होता है। एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो तो एनर्जी दे रहे हो, तो यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो एनर्जी रिलीज होगी। एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, स्टेबल हुआ तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, किसी के पास से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता को बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे मान लो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, इनके पास इतना ज़्यादा कैपेसिटी होती है ना कि किसी के पास का इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी खींच सकते हैं। फ्लोरीन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे एक ही स्लाइड में आयनिक रेडियाई, आयनिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबको समझा दिया। अब यहाँ पे नोट्स में सारी बातें वही लिखी हुई हैं, तो वह आपकी जिम्मेदारी है, नोट्स आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन करके ले लीजिएगा। ठीक है ना। एटॉमिक साइज जितना हमने समझाया सेम वही लिखा होगा, पढ़ लीजिएगा ध्यान से आप। उसके बाद आते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज। बता दिया हमने साइज मतलब कि ग्रुप में क्या होता है। ठीक है ना, ग्रुप में क्या होता है और पीरियड में क्या होता है, वह बात यहाँ पे समझाए हैं। उसके बाद देखिए आते हैं यहाँ पे हम आयनिक रेडियाई की बात करते हैं। एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई कुछ अलग नहीं भाई, सेम वही ये कॉन्सेप्ट है। आयनिक रेडियाई की बात करते हैं हम, सेम कॉन्सेप्ट। देखो आयनिक रेडियाई में थोड़ा सा 2-3 चीज़ नई नहीं मिलेगी, मैं आप बताता हूँ, देखना इसको पढ़ता हूँ ताकि आपको कुछ भी छूटना नहीं चाहिए भाई। ठीक है ना, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए कि एक चीज़ आ रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसमें कौन सी बात है, कहीं पे आइसो वर्ड यूज होता है, तो आइसो का मतलब होता है कि यहाँ पे इस स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम होंगे, तो उसको बोलते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आए ना, वहाँ पे क्या करोगे आप, वहाँ पे नंबर ऑफ एटम सेम, नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम स्ट्रक्चर, द नेचर ऑफ द एलिमेंट इन्वॉल्व। द कैटायन जो होगा ना, द कैटायन विथ ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज, कैटायन के पास किसके पास जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ठीक है ना, विल द स्मॉलर रेडियस। अरे यार सबसे पहले इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पॉजिटिव कब आता है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो साइज क्या घटेगी। ठीक, तो वही बोल रहे हैं कि कैटायन ग्रेटर पॉजिटिव विल बी स्मॉलर रेडियाई। अगर क्या है आपका ग्रेटर अट्रैक्शन है जिसकी वजह से न्यूक्लियस उसको करीब खींच लेगा। अगर एनायन नेगेटिव चार्ज है तो मतलब उसकी साइज क्या होगी, ज़्यादा होगी। कॉन्सेप्चुअली अगर इसको भी समझ सकते हो, ईजी ही था। आयनिक एंथैल्पी हमने समझा दिया आपको, सेम वही है जो मैंने बताया आपको। ये सब आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा। शिल्डिंग इफेक्ट, एक चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट को कैसे समझोगे, यह रहा आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर यह रही है आपकी सेल। तो न्यूक्लियस के बाहर जो सेल होता है ना, सबसे बाहरी सेल में यहाँ पे आप एक इलेक्ट्रॉन मान लो जिसको आप बोलोगे टेस्ट इलेक्ट्रॉन। क्या बोलोगे, टेस्ट इलेक्ट्रॉन। उसके अंदर वाले यह जो सेल है, यहाँ पे सारे सेल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है ना, अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरेगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरता है, अंदर वाली में, बाहर वाले से अंदर वाली में भरता है। तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जैसे भर रहे हैं, तो अब सोचो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो यह वाला जो है इसके ऊपर फील करना है, इसके ऊपर इस वाले की वजह से ये इलेक्ट्रॉन सारे रिपेल करेंगे इसको। ये रिपेल करेंगे तो यहाँ से अब इसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जब हम इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहे हैं तो रिपल्सन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन क्या होगा, घट रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, शिल्डिंग इफेक्ट। कब, जब हम इस अंदर वाले में इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहे हैं तो रिपल्सन यहाँ पे इनके बीच में बढ़ा दिए, रिपल्सन बढ़ा दिए तो इसके और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन को कम कर दिए, जिसको बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट।
देखो वही लिखा है यहाँ पे कि इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स द इलेक्ट्रॉन्स आर द प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल एंड दे डू नॉट एक्सपीरियंस अ फुल्ली पॉजिटिव चार्ज, हेंस दे आर shielding a screens away from the nucleus. Example, the same subcells, the p electrons will be get the shielding of the s electrons, the p electron in the form away to influence of the nucleus and hence is the does not experience the complex positive charge. जो मैंने बताया सेम वही बात लिखा है। शील्डिंग इफेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, आगे पढ़ना है हमें आयोनाइजेशन एंड द एटॉमिक रेडियस करेक्शन इन द टू वे। ठीक है ना, कि द अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द न्यूक्लियस, सेकंड द रिपल्सन ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द, अरे वही है जो पीछे मैंने बताया ना कि अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रिपल्सन क्या होगा, ऑटोमेटिक कम होगा। हाँ, और जो चीज़ें मैं यहाँ पे मान लो ऐसा कुछ हो गया, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट में यहाँ पे स्किप कर दे रहा हूँगा, ठीक है ना, तो उसका मतलब यह नहीं कि मैं छोड़ रहा हूँ, मैं आपको नोट्स दूंगा, आपको उसको खुद से पढ़ना है। समझने लायक वहाँ पे कुछ नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट है। समझाने लायक जो है मैं उसको आप समझा ही रहा हूँ, बस थ्योरेटिकल पार्ट को आप नोट से कर लेना, जो कि टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने समझा दिया है कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो अब यहाँ पे सारी बातें वही लिखी हैं, आप पढ़ के समझ जाइएगा आराम से, ठीक है। अब देखिए आगे हमें क्या पढ़ना है, आगे अ जनरल रूल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आर्डर पूछेंगे भाई, आर्डर आपको याद ही करना है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होती है, घटती है, साइज घटती है, साइज घटने के साथ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी। इजी है, तो आप इसको भी याद करिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको समझा दिए। उसके बाद क्या बचता है आपका, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, एनसीईआरटी का सबसे लास्ट पेज वाला जो चीज़ है, उसका मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको एक चार्ट दूंगा, उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, द वैलेंस, एक मिनट, कि द वैलेंस इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। द टर्म ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंटरचेंज मीन्स वैलेंस। फ्लोरीन हैज द ऑक्सीडेशन स्टेट्स -1 बट द कंपाउंड्स OF2 इट इज +2, यहाँ पे शो करता है, एक्सेप्शन है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो इस प्रकार से देखते हैं, लास्ट एकदम सेक्शन में चल रहे हैं। केमिकल रिएक्टिविटी डायगोनल ऑर्डर देखिए। लिथियम जो होता है मैग्नीशियम से क्या करता है, सिमिलरिटी रखता है। बेरिलियम जो है एल्युमिनियम से रखता है। बोरोन जो है सिलिकॉन से रखता है। सीधे आप इसको याद करिएगा, कुछ नहीं था। लास्ट में आ गए हम कहाँ पे, यह थ्योरेटिकल पार्ट, नोट्स पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार भाई धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर आपको कम्प्लीटली हम ख़त्म करवा दिए हैं, कुछ बचा नहीं है। हो सकता है तो आपको थ्योरी वाला पार्ट मैंने नहीं समझा, मतलब नहीं पढ़ा है, पढ़ के यहाँ पे पढ़ूंगा तो फिर वही हो जाएगा ना यार कि मैं पढ़ रहा हूँ तो आपको समझ नहीं आएगा। समझाने की जो चीज़ें थी उसको मैंने समझा दिया है। उसके अलावा और भी बेहतर ढंग से अगर आपको चाहिए तो मतलब बताना, तो मैं मतलब पार्ट वाइज ही पढ़ा के डालूंगा। जैसे पार्ट वाइज में क्या होता है ना, एक चीज़ होती है कि भाई आप एक लेक्चर आपको पढ़ाना है, थोड़ा सा पढ़ाना है, उसमें अब इतना ज्ञान बांटना है, बांटिए। वन शॉट में जब पढ़ना होता है तो कुछ चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं, तो उस हिसाब से आप बताइएगा, चीज़ें हो जाएंगी क्लियर। धन्यवाद।